जी, मैं आता हूँ सुनील जी आपके पास, काफ़ी देर हो गई है, लेकिन जो बात शर्मा जी ने कही, अनिल जी ने कही, सुजाता जी ने कही और राजस्थान के अंदर वसुंधरा को तो अब साइडलाइन कर ही दिया गया, अब तो कोई शक ही नहीं बचा। और वसुंधरा में अब इतना साहस नहीं है एक्चुअली कि अब अलग पार्टी बना ले या कोई एक्ट कर ले। मुझे लगता है कि वसुंधरा हैज वर्चुअली सरेंडर्ड आई थिंक टू द मोदी, आई बिलीव सो। अब उसके अंदर इतना साहस बचा नहीं है कि वो कुछ कर सके, बल्कि मैं तो समझ रहा था कि शिवराज कमजोर है, लेकिन शिवराज तो बगावत के सुर लगा के पूछ बैठे प्रधानमंत्री बनेंगे, तीसरी बार नहीं बनेंगे। तो जिसको हम कमजोर समझ रहे थे वो तो बहुत बहादुर निकले शिवराज मामा तो, और जिसको हम समझ रहे थे कि वसुंधरा बहुत मजबूत है, मुझे लगता है कि शी इज बहुत कमजोर निकली अंदर से देख के। वो इतना साहस नहीं जुटा पाई कि मुझे डिसीजन क्या लेना है, आज तक निर्णय नहीं ले पाई वो। शायद कुछ ऐसे ही हाल है येडुरप्पा टाइप का। येडुरप्पा ने एक बार डिसीजन लिया था, मार खाए थे, फिर वापस आ गए थे, तो बाद में येडुरप्पा ने भी सरेंडर कर दिया था। ऑलमोस्ट एवरीबॉडी हैज सरेंडर्ड। लेकिन इन 5 राज्यों के चुनाव में आप किस किस्म का परिदृश्य निकलते हुए देख रहे हैं, सुनील शुक्ला जी? दिनेश जी धन्यवाद। वसुंधरा राजे नई पार्टी नहीं बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के उन सभी नेताओं का हश्र आपके सामने है जिन्होंने पार्टी से विद्रोह करके नई पार्टी बनाई। आप शुरुआत कीजिए कल्याण सिंह जी से, जिन्होंने उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने पार्टी से विद्रोह करके नई पार्टी बनाई, उनका हश्र क्या हुआ। आप उमा भारती जी को याद कर लीजिए, उन्होंने मध्य प्रदेश में नई पार्टी बनाई, वो कहाँ चली गई। येदुरप्पा साहब को भी आप याद कीजिए, उनके साथ क्या हश्र हुआ। मध्य छत्तीसगढ़ में आप याद कीजिए, जब छत्तीसगढ़ विकास पार्टी बनाया था भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने, उनका क्या असर हुआ। भारतीय जनता पार्टी से निकल करके नई पार्टी बनाने पर आपको वो सफलता मिलती नहीं, क्योंकि जो जिस जिस परिवेश में इन नेताओं को काम करने की एक आदत होती है, उस तरह का सपोर्ट इनके पास रहता नहीं। ये प्रतिबद्ध मतदाताओं का एक समूह है। नए लोगों को जोड़ने, अपने साथ आगे बढ़ने, जन आंदोलन खड़ा करने, यह तरीका इनके पास नहीं होता। इसलिए इनकी स्थिति हुई समर्थक वर्ग है, वह इनके साथ जुड़ता नहीं, वो पार्टी के साथ ही बना रहता है। जिस किसी ने भी पार्टी से विद्रोह करके नई पार्टी बनाई, उसका हश्र ही हुआ। हाँ, अगर वो निष्क्रिय हो गया तो उसने पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया। पार्टी में बना हुआ है, पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर रहा है, वो निष्क्रिय हो गया। हर व्यक्ति ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, चाहे उमा भारती हो, चाहे कल्याण सिंह हो, चाहे येदुरप्पा हो, जिस किसी का भी के साथ आप देखेंगे तो स्थिति सामने आई। यही स्थिति वसुंधरा राजे के साथ है। वसुंधरा राजे भले पार्टी से विद्रोह न करें, लेकिन उनकी निष्क्रियता भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगी साबित होगी। और इसका पहला उदाहरण अभी आपको मिल गया। उनके एक समर्थक को उनका टिकट काट करके जयपुर जिले में जयवर्धन सिंह राठौर को टिकट दिया गया है। विद्रोह कर दिया उन्होंने। उन्होंने भरे एकदम बयान दिया, कहा कि ये बहुत डिस्गस्टिंग है। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा में जितने सदस्य हैं, उनमें केवल 2 लोग ऐसे हैं जो मुझसे ज्यादा जिनको मत प्राप्त हुआ है, और यह बात उनके समझ के परे है कि उनका टिकट क्यों काटा गया। विद्रोह की स्थिति आ गई। आप क्या भैरव सिंह शेखावत के परिवार का उनके परंपरागत सीट से अलग करके किसी नए व्यक्ति को टिकट दे करके आप चाहते हैं कि आपकी राजनीतिक ताकत बनी रहेगी? संभव है ये? जिस इलाके को भैरव सिंह शेखावत ने, उनके परिवार ने सींचा हो, और उस व्यक्ति का टिकट आपने काट दिया, वो एकमात्र जीता हुआ विधायक है, और आपने दिया कुमारी को उम्मीदवार बना दिया। एक सुरक्षित, आप एक 2 तरह के नाटक मैंने सरकार बीजेपी नरेशन बनाने का प्रयास कर रही है कि जो टफ सीटें हैं उन पे हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये तो टफ सीट, दिया कुमारी जी की सीट तो टफ सीट नहीं है, वो तो हमेशा बीजेपी के पास रही है। अभी जो इन्होंने जो तमाम प्रयोग किए, 7 विधायक 7 सांसदों को लेकर के आए, जो भी कल इन्होंने लगभग 80% लोगों को एकदम नए चेहरे हैं जो पहली बार चुनाव मैदान में उतरेंगे। बीजेपी उनको तो लेकर के आ रही है। तो यह स्थिति उनके साथ राजस्थान की स्थिति है कि राजस्थान में यह भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस सरकार के खिलाफ कोई इनकम्बेंसी माहौल नहीं बना पाए, और पूरे 5 साल यह सरकार गिराने के लिए तो लगे रहे, लेकिन सरकार के खिलाफ कोई राजनीतिक माहौल नहीं बना पाई। परिणाम भी हुआ कि वहां की जो राजनीतिक स्थितियां बनी कि पिछले 5 सालों में राजस्थान में जितने उपचुनाव हुए, एक को छोड़कर के सब कांग्रेस जीती।
और ठीक-ठाक बहुमत से जीती। इतिहास गवाह है दिनेश जी कि जब भी आप जोड़ अपनी राजनीतिक ताकत को बचाए रखने का प्रयास करते हैं, जनता आपको खारिज कर देती है। इसी राजस्थान में 1967 में आप इतिहास देख लीजिए, वो मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार बनी, जोड़-तोड़ पार्टियों को तोड़ करके, नए लोगों को मिला करके, क्या असर हुआ? मोहनलाल सुखाड़िया की राजनैतिक जो ताकत थी पूरी तरह से खत्म हो गई। और आने वाले दिनों में स्वतंत्र पार्टी, प्रसोपा, जनसंघ, इन लोगों ने कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौतियां प्रस्तुत की। छत्तीसगढ़ में भी आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी ने पहली बार मुख्यमंत्री के बाद क्या नहीं किया। अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए, कांग्रेस के बड़े नेताओं के असर से अपने आप को मुक्त करने के लिए भाजपा को तोड़ा, भाजपा के नेताओं को अपने साथ मिलाया, तमाम तरह के षड्यंत्र किए। जो अगला चुनाव हुआ, उसी चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई और लगातार चुनाव हारती रही। मध्य प्रदेश में चले आइए आप, मध्य प्रदेश में यही गलती किया है भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार। 2018 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं था, जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं था, जनादेश कांग्रेस के पक्ष में था। आपने जोड़ तोड़ करके सरकार को गिरा दिया और आज चुनाव की स्थिति है। परिणाम क्या है कि कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल दिख रहा है वहां, और जब उस इनकम्बेंसी का कोई काटा आपके पास नहीं है। यह संभव नहीं है कि आप किसी भी जो उस राज्य विशेष का नेता हो, उस नेता की अवहेलना करके आप अपने पार्टी के लिए जन समर्थन जुड़ा दें। लोगों का कनेक्ट नहीं डेवलप होता। इसको भी आप इतिहास से पढ़ लीजिए, भारतीय इतिहास से पढ़ लीजिए और दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक देशों में पढ़ लीजिए। कांग्रेस किया, वीरेंद्र पाटिल को की अवहेलना शुरू की। आज कर्नाटक में कांग्रेस कहां चली गई थी? अगर सिद्धारमैया बीच में नहीं, बड़े नेता आते दूसरी पार्टी से आ करके यहाँ, तो कांग्रेस कहां थी? ये नेताओं की अवहेलना नहीं कर सकते आप। उसी कर्नाटक में येदियुरप्पा की अवहेलना किया बीजेपी ने। एक अच्छी खासी ताकत थी आपके पास, तो भारतीय जनता पार्टी को मतदान कर रहा था, उनके मन में नाराजगी होगी। उनके बड़े संस्थानों ने अपनी नाराजगी को सीधे सीधे व्यक्त किया और कहा कि येदियुरप्पा का जो अपमान किया जा रहा है उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। और अपने संसदीय इतिहास में एक लज्जाजनक पराजय का सामना करना पड़ा कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी। इसी मध्य प्रदेश में आप देखिए आज क्या कर रहे हैं आप। ये क्या तथ्य नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान वो नेता हैं जिन्होंने 2008 और 2013 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई, जन समर्थन हासिल किया। न मोदी जी उस समय केंद्रीय राजनीति में थे भारतीय जनता पार्टी के, न शाह साहब थे। अपने बूते पर इस पार्टी को सत्ता में ले आए। आज उनका नाम तक आप नहीं लेते हैं, उनकी योजनाओं का नाम नहीं लेते किसी भी व्यक्ति। और क्या अगर आप चलिए ठीक है, आप शिवराज सिंह चौहान का नाम मत लीजिए, कोई ऐसा नेता है जिसको आप बर्बक से शिवराज सिंह चौहान खड़ा कर सकते हो? किसी नेता का नाम लीजिए। अगर क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका मालवा निवार से लेकर के और चंबल तक के क्षेत्र तक उसका असर हो, उसकी अपील हो? किसी के बाद, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, सिंधिया हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, किसी का भी आप नाम ले लीजिए, वी डी शर्मा साहब हो, जिसका पूरा पैन मध्य प्रदेश अपील हो, और आपके पास एक कैसेट है, एक आपका विरोधी भी स्वीकार करता है कि शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के कैसेट है। अगर आप अपनी राजनीति को आगे रखने के लिए संगठन के हितों का बलिदान करने के लिए तैयार हैं, ईश्वर आपका भला करे। जी, राजस्थान की स्थिति वही स्थिति है। राजस्थान में आपने तमाम लोगों के टिकट काट दिए, प्रतिष्ठित नेता थे उनका आपने टिकट काटा, प्रयोग भी किए। मैं मानता हूं कि बैंसला साहब के लड़के को टिकट देकर के गुर्जर समुदाय में भारतीय जनता पार्टी ने निषेध लगाने की कोशिश। गुर्जर समुदाय सचिन पायलट को छोड़ करके बैंसला साहब के बेटे के साथ चला जाएगा, मुझे तो संदेह है। क्या ये बैंसला साहब की जो अपील थी मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन उनके बेटे की, विजय बैंसला की भी उतनी ही अपील है, मुझको भी स्वीकार करने में दिक्कत होगी। लेकिन कोशिश उन्होंने की है। आप जिन सांसदों को लेकर के आए वो कौन सा तीर मार लेंगे? जिन लोगों ने अपने अपने सीट को बचा कर रखा, वहां स्थिति आपकी है। छत्तीसगढ़ में आपके पास कोई नेता नहीं है, वहां भी किसी का नाम लेने के लिए आप तैयार नहीं है। किसी को जो सबसे बड़ा नेता, मतलब नंद कुमार साय, अगर आप याद कीजिए छत्तीसगढ़ की राजनीति, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के साथ ही सबसे पहले विधानसभा में नंद कुमार साय विपक्ष के नेता थे, इसी बीजेपी के।
वो नेता छोड़ करके चले आए आपके कांग्रेस में। यह एक घटना बताता है कि घटना बताती है भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में स्थिति क्या है। अगर और जो सर्वे आ रहे हैं ना, आज बहुत बढ़िया मैं सुन रहा था किसी को, हम लोग के आप जानते होंगे राजस्थान के बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, हम सभी लोग परिचित हैं, विजय विद्रोही की को मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि इन सर्वे पर तो कहीं भरोसा मत कीजिए। उन्होंने कहा जिस पार्टी के बारे में सर्वे बता रहा हो उससे 10 सीट कम 10 सीट ज्यादा, जो हरा रहा है उसको 10 सीट जोड़ दीजिए, जिसको जिता रहा है उसको 10 सीट कम कर दीजिए और जोड़ लीजिए, आपको परिणाम मिल जाएगा। इतना बढ़िया फार्मूला लगा मुझे वो। कहा कि ये कहा कि ये पूरा का पूरा एक स्थिति है। और अगर ये तो मेरा अपना मानना है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। पहली वजह इसकी मैं मानता हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कोई एंटी इनकम्बेंसी माहौल बना नहीं पाई। अशोक गहलोत भी आज भी सर्वाधिक पॉपुलर नेता है राजस्थान में। राजस्थान की सरकार ने जो जन सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम शुरू किए हैं उसका एक अच्छा खासा मैसेज है। भ्रष्टाचार का कोई गंभीर आरोप नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था को लेकर के तमाम माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन वो भी परवान नहीं चढ़ पाई, क्योंकि जितनी भी गंभीर घटनाएं हुई जिनकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पे हुई, उन सभी घटनाओं में राजस्थान की सरकार ने, गहलोत की सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। जो दो महत्वपूर्ण काम किए उन्होंने, जिन्होंने रोजगार का अधिकार उन्होंने दिया और स्वास्थ्य का अधिकार दिया, यह मुझे लगता है कि टर्निंग पॉइंट है राजस्थान की राजनीति का, देश की राजनीति की। दूसरी बात, स्थानीय राजनीति के साथ साथ जो कांग्रेस और इंडिया दल समूह ने जो जाति गणना की बात राजनीति लेकर के आई, उसने वो हिंदुत्व के एजेंडे को भी धराशायी कर दिया। मेरा अपना मानना यह है कि इन तीनों राज्यों में, ये राजस्थान की सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार, अपने कार्यक्रमों के बूते पर, अपनी योजनाओं के बूते पर मजबूत स्थिति में है और सत्ता की दावेदार है, और अभी भी सत्ता पर उसका दावा प्रमुखता से लिया जा रहा है। बस मैं अंतिम बात पूरा कर दूं, मैं तेलंगाना और मिजोरम की। तेलंगाना में अगर ये कहा जाए, ये आप याद कीजिए, आज के 6 महीने जितने भी सर्वेक्षण आ रहे थे, राजनीति के जो जानकार थे उनका सीधा सीधा कहना था कि तेलंगाना में बीआरएस सरकार बना रही है। 6 महीने पहले, 6 महीने के बाद 3 महीने आते आते लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस और बीआरएस आमने सामने खड़े हैं। इस हाल के दिनों में जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ, उसमें पहली जो ये बात वहां धारणा लोगों के मन में कर गई, वह धारणा यह थी कि बीआरएस और कांग्रेस, बीजेपी के बीच में साठगांठ है। एक बड़ा वर्ग बीआरएस को छोड़ के चला गया और कांग्रेस ने उसमें अपनी सेंध लगाई। आज स्थिति यह है कि तेलंगाना में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, इंडिया और बीआरएस के लिए चुनौती है। और अब बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर करगिल और लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिले हैं चुनाव लड़ाने के लिए, तो मणिपुर में, मेघालय में तो नहीं मिलने वाला है, मिजोरम में नहीं मिलने वाले। 30 उस जो काउंसिल है उस 30 सदस्यीय काउंसिल में 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नहीं मिल पाए। 9 सीटों पर जमानत जब्त हो, वह उस राज्य में हुआ जहां पे आप कहते थे कि 370 की धारा खत्म करने की मांग स्थानीय जनता की है। आप ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों को ध्यान में रख करके इसको खत्म किया जाना जरूरी है, और वहां के लोग इस बात की मांग कर रहे हैं। यह यहाँ की घटना है जहां के लद्दाख के स्थानीय सिटिंग सांसद ने राहुल गांधी को चुनौती दी थी कि आप लद्दाख में आकर के हमको दिखा दीजिए। उस जगह अगर आप 8 इलाकों में आपको उम्मीदवार नहीं मिलते, 9 जगह आपकी जमानत जब्त हो जाती है, बावजूद इसके, दिनेश जी, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपनी उपलब्धि बताया है। उनके आईटी सेल के ने अमित मालविया जी ने एक एक्स किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरी एक सीट से संख्या बढ़ के 2 हो गई, ये मेरी उपलब्धि है। और उन्होंने यह भी कहा है कि उनको मिलने वाले मतों में 10,000 मतों की वृद्धि हुई है, यह उनकी उपलब्धि है। मैं उनको इस उपलब्धि के लिए उनको शुभकामना व्यक्त करता हूं, और मैं भी कहता हूं कि यही स्थिति अन्य राज्यों में होने वाली है, जिसको लेकर के गर्व कर सकते हैं। जी सर।